एक नगर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। वह जन्म से ही खूब समृद्ध था तथा अपनी बुद्धि और साहस से उसने खूब धन कमाया और कमाई के नए रास्ते वे सोचता ही रहता। लक्ष्मी निरंतर आ रही थी और उसका खजाना बढ़ता ही जा रहा था। लगदीर सेठ का एक बेटा था, हीराचंद। वह सेठ का इकलौता बेटा था। बेहद लाड़ प्यार से पाल पोस कर उसे बड़ा किया, लेकिन बड़ा होकर वह बिगड़े सांड के जैसा हो गया। पूरा दिन आवारागर्दी में व्यतीत कर देता। कामकाज में उसका जरा भी ध्यान नहीं था। बुरे मित्रों की संगत में वह फंस चुका था। धीरे धीरे हीराचंद में कई बुरी आदतें आ गई। वह अपने मित्रों के साथ नाश्ता पानी करने के लिए पैसा खर्च करता, जुआ खेलता, चोरी करता और नाचने वाली के पास जाता। यह सब बुरे लक्षण उसमें भरे हुए थे। लगदीर सेठ को लगने लगा कि लड़का हाथ से निकल चुका है। बेटे की चिंता में लगदीर सेठ कमज़ोर होते गए। चिंता रूपी कीड़ा उन्हें धीरे धीरे खाने लगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने खाट पकड़ ली। उन्हें लगा कि मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। उन्होंने हीराचंद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, कुछ समय के बाद मैं ना रहूँ तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे लिए एक हरा भरा परिवार छोड़कर जाऊँगा, लेकिन तुम में 2-4 बुरी आदतें हैं जिनसे तुम बर्बाद हो जाओगे। कामकाज कुछ ना करो, उड़ाते ही रहोगे तो कुबेर का भंडार भी खाली हो जाएगा। सेठ ने आगे कहा, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं है। कल को तुम अगर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो एक उपाय करना। क्या उपाय बापू? तुम रोज़ सुबह उठकर पहले लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखना, फिर जो भी काम करना हो उसे करना। लेकिन बापू, अपनी तो लक्ष्मीचंद के साथ बरसों से दुश्मनी चली आ रही है, उसका क्या? लक्ष्मीचंद मेरा दुश्मन तो सही, पर दानेदार दुश्मन है। दोनों लोग व्यापार करते रहे तो प्रतियोगिता तो होती ही है, लेकिन उसी प्रतियोगिता से दोनों को और भी अधिक बल मिलता है। तू मेरी बात मानना, कोई भी मुसीबत आ जाए और कोई उपाय न सूझे, तुम प्रण कर लेना कि सुबह का उनका दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेगा। तू ऐसा वचन दे तो मेरी आत्मा को शांति मिले। हीराचंद ने कहा, बापू, तुम्हें इस बात का डर है। वही सही मित्रों ने जो खराब आदतें डाल दी है वह छूट नहीं रही है। मुझे भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूं? तुम्हारा कहना मानकर मैं लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखने का प्रण लेता हूं। अंदर से टूट चुके लगदीर सेठ कुलदीपक की शिकायत लेकर स्वर्ग सिधार गए। रोना धोना हो गया। रिश्तेदार आए, घर की संपत्ति के अनुसार दान पुण्य किया गया और उनकी पैरवी कर दी गई। घर की पूरी जिम्मेदारी अब हीराचंद ने उठा ली। अब कहने या रोकने टोकने वाला कौन रहा? हीराचंद को खुला दौर मिल गया। वह बेलगाम घोड़े जैसा बन गया। खर्चे के लिए रोज़ नए नए मार्ग खोजने लगा और अपनी लक्ष्मी को लुटाने लगा। धीरे धीरे हालात ऐसे आ गए, लखपति सेठ का बेटा हीराचंद रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी ऐसी खराब दशा को देखकर गांव में कोई उसे 2 सेर नमक भी उधार नहीं देता था। इस कुलदीपक ने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। घर में समझदार और चतुर सेठानी उसे खूब उपदेश की एक एक बात समझाती, लेकिन वह समझे तब ना, एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। हीराचंद ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, परंतु भिक्षा पात्र में डालने वाला अब कोई नहीं रहा। कहीं कुछ नहीं सूझ रहा था। दिन में तारे दिखाई देने लगे। तब उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी। डूबते को तिनके का सहारा सोचकर हीराचंद मन ही मन कहने लगा, चलो बापू कह गए हैं तो मैं वैसा ही करता हूँ। वह बड़े बाजार गया। वहाँ पर सेठ लक्ष्मीचंद की दुकान सजी थी। सेठ अपनी दुकान पर बैठा था और उसका मुनीम भी वहीं पर था। तभी हीराचंद सेठ लक्ष्मीचंद की दुकान के आगे से निकला और लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करके उन्हें राम राम कहकर अपने रास्ते चला गया। अब हीराचंद का यह रोज़ का नियम बन गया था। वह रोज़ सुबह उठता, नहा धोकर लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान के आगे से निकलता, उन्हें राम राम करता, उसके बाद ही कोई कामकाज करता। शुरुआत में तो किसी को पता नहीं चला। 15-20 दिन बीत गए तो लक्ष्मीचंद सेठ का ध्यान उसकी तरफ गया। उन्होंने कहा, यह आदमी रोज़ दुकान के आगे से निकलता है, कुछ बोलता कहता नहीं है, बस राम राम कहकर चला जाता है। सेठ ने अपने मुनीम से कहा, उसे कल मेरे पास लेकर आओ।
दूसरे दिन सुबह के पहर हीराचंद आया। सेठ का मुंह देखकर राम राम करने लगा। जैसे ही वह जाने लगा, मुनीम ने उसे बुलाया। हीराचंद, इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। सेठ ने हीराचंद को अपने पास बिठाया और पूछताछ करने लगा। भाई, तुम किसके बेटे हो? हीराचंद बोला, लखधीर सेठ का। अरे, तू लखधीर सेठ का बेटा है? तेरी ऐसी दशा। तेरे पिता तो एक बहुत ही समृद्ध आदमी थे। हाँ, ऐसा ही था सेठ जी। सेठ के जीवन में धूप छांव आता रहता है। मरते समय मेरे पिता ने कहा था, तुम्हारे बुरे दिन आए तो प्रतिदिन उठकर लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखना और राम राम करना। लेकिन भाई, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हें रुपये पैसे की ज़रूरत है, व्यापार धंधा करना हो तो मैं तुम्हारा सहयोग कर सकता हूँ। ना सेठ जी, ना, ऐसे किसी भी उद्देश्य से मैं यहाँ पर नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिन आए तो सुबह के समय उठकर सेठ का मुंह देखना और राम राम करना, बस इसीलिए आता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, पर ज़रा हृदय की खिड़की खोल और शुरुआत से बता कि तेरी ऐसी दशा क्यों हुई। सेठ, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं की वजह से मैं डूबा जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी आदतें हैं? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना और नाचने वाली के यहाँ जाना। बात सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर सोचने के बाद लक्ष्मीचंद सेठ के हृदय में एकदम उजाला सा हुआ था। वे बोले, ओह लखधीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा कि अपने बिगड़े बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी सुधार कर गाड़ी पटरी पर चढ़ाया तो ही मेरा नाम लक्ष्मीचंद होगा। लक्ष्मीचंद ने मन ही मन हीराचंद को सुधारने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मीचंद ने अपने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन हीराचंद को नगद 100 रुपये दे देना। रोज़ उठते ही हीराचंद को 100 रुपये मिलने लगे। फिर बाकी क्या रह गया? हीराचंद तो मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाने लगा। मुफ्त में मिल रहा था तो मित्रगण भी पीछे क्यों रहते। उसकी महफिलें फिर से सजने लगी। इसके बाद हीराचंद ने सोचा, चलो बहुत दिन हो गए जुआ नहीं खेला, तो आज दिल खोलकर खेला जाए। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हाल चाल है? हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूँ सेठ जी, आपकी तरफ से रोज़ 100 रुपये मिल जाते हैं, फिर किस बात की चिंता और क्या फ़िक्र। लक्ष्मीचंद सेठ को लगा कि अच्छा, यह तो आसमान में उड़ रहा है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बोले, तू मेरी एक बात सुनेगा और मेरा कहा करेगा? हीराचंद बोला, आप जो भी कहोगे उसे मैं अपना कर्तव्य समझकर करूँगा। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो तो उनसे पूछो कि तुम कितने समय से जुआ खेलते हो और कितना आज तक जीत पाए हो। इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है सेठ जी, मैं पूछ लूँगा, इसमें क्या है। उस दिन ही हीराचंद ने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम कितने समय से जुआ खेल रहे हो। दोस्तों ने उत्तर दिया, इसमें ही तो हमारा पूरा जीवन चला गया, सुबह से शाम तक हमारा यही काम है। बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? अच्छा, तो इस जुए से तुम कितना पैसा बचा लेते हो? बचाने की तो बात ही क्या है, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। आज तक तो एक कौड़ी भी नहीं कमा पाए। दूसरे ने कहा, हमसे पूछता है तू, तेरे पास कितना बचा है? उसकी तो कोई बात कर भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। पिता की 1 लाख की पूंजी थी, बेबी गवा दी। यह तो होता ही रहता है, बहुत चिंता मत कर, नहीं तो दिमाग शून्य हो जाएगा। हीराचंद के मन में विचार आया कि कुल मिलाकर इसमें किसी को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। मैंने अपने पिता की संपत्ति गंवाई, उसके बदले कहीं काम धंधे में रुपया लगाया होता तो मेरी ये दुर्दशा ना हुई होती। उसने मन ही मन में हिसाब लगाया था। उसे बड़ी ही पीड़ा हुई और मन में उसने ये गांठ बांध ली कि आज से कभी जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन उसे जब तक ये बात समझ में आई तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह उठकर वह लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करने गया। सेठ के आदेश के अनुसार मुनीम ने उसे 100 रुपये दिए। तब उसने कहा, आज तो 50 ही दे दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों भाई, अधिक कटौती क्यों? कल मैंने प्रतिज्ञा की है कि अब जुआ नहीं खेलूँगा। जिस राह पर लुटा हूँ उस राह पर कभी कदम नहीं रखूँगा।
आपने जो प्रश्न पूछा था वह प्रश्न मैंने अपने सब मित्रों से पूछा तो पता लगा इस राह पर चलने वालों का वही हालचाल है जो मेरा है। किसी ने कभी भी कुछ नहीं बचाया। आज तक मैंने अपने पिता और पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। काका, भला हो आपका कि आपने मुझे सोचने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मीचंद सेठ ने मन ही मन में सोचा कि पैसा खर्च करना व्यर्थ नहीं गया, वसूल हो गया। एक अवगुण तो लड़के में से ख़त्म हो गया। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। अब तो हीराचंद रोज़ बन ठन कर नाचने वाले के यहाँ जाता था, उसका मुजरा देखता। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई तुम रात के समय नाचने वाले के यहाँ जाते हो, उसके बदले कभी सुबह जाओ। अगले दिन हीराचंद सुबह लक्ष्मीचंद सेठ को राम राम करके सीधा नाचने वाले के यहाँ चला गया। हीराचंद ने जब नाचने वाले को देखा तो मानो वह जीवित डायन सी लग रही थी। गाल में गड्ढे, आंखें एकदम धसी हुई, शाही के कांटे जैसे सूखे केस, अस्त व्यस्त वेशभूषा। हीराचंद तो उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गया। उसका ये नाचने वाले का यह रूप, इसके पीछे में लट्टू बन गया। यह तो रात की रंगीन रोशनी में ही मोहित लगती है। श्रृंगार के बिना एकदम बबूल का ठूटा पेड़ है। ये आज तक मैंने केसर छोड़कर पलाश का आनंद लिया। इसकी अपेक्षा तो मेरी घरवाली में क्या कमी है। उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा तुरंत हट गया। उसे उस नाचने वाली से सख्त नफरत हो गई। उसने निश्चय कर लिया कि आज से वह नाचने वाली के यहाँ नहीं जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह ही हीराचंद ने लक्ष्मीचंद का मुंह देखा और राम राम किया। नित्य उठकर 50 रुपये देने वाले मुनीम से उसने कहा, बस आज तो 25 रुपये ही दे दो। सेठ ने कहा, क्यों बेटा? काका, बस आज से मैं नाचने वाले के यहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा भ्रम टूट गया। अच्छी बात है। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। लक्ष्मीचंद ने हीराचंद से कहा, भाई तुम सुबह और शाम को नाश्ता पानी करने के लिए होटल में जाते हो, इसके बदले एक दिन दोपहर में जाओ, अंदर जाकर देखो तो सही क्या होता है, वहाँ पर किस तरह का खेल चल रहा है। हीराचंद ने कहा, ठीक है, इसमें क्या है, आज मैं दोपहर को ही जाऊँगा। हीराचंद रोज़ वहाँ पर जाता था और बाहर रखी मेज पर बैठकर चाट पकौड़ी का आनंद लेता था। कभी अंदर गया ही नहीं। सेठ का कहना मानकर आज वह अंदर चला गया। गर्मी की तपती दोपहर, गर्मी भी ऐसी कि रहा ना जाए। कामगार आटा गूंथ रहे थे। खुले बदन से पसीना टपक रहा था। मुंह से लार भी गिरे तो वह भी आटे के साथ गुज जाए। यह सब उसने अपनी आंखों से देखा। कभी कभी तो नाक का पानी भी गिरा। भिन्न भिन्न करती मक्खियाँ भी उसमें दब जाती तो वह निकाल देते। हीराचंद को यह सब देखकर घिन्न उठने लगी। उसने कहा, आज तक मैं ऐसा गंदा और मटमैला ही खाता रहता था। इसकी अपेक्षा घर का भोजन क्या खराब है। उसने होटल का त्याग कर दिया और मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद कभी इस होटल की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ूँगा। अगली सुबह हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखा और उसे राम राम की। मुनीम 25 रुपये देने वाला था। तब उसने कहा, रहने दो, अब पैसे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, क्यों बेटा, क्या होटल के नाश्ते पानी से तेरा मन उठ गया? लो, ठीक हुआ, अब एक चोरी करने की बुरी आदत रह गई है। कहा कि तुम ऐसा करो, राजमहल में जाओ और राजा के पलंग के नीचे जड़े हुए रत्नों को निकालो, तभी तुम्हारी चोरी और चतुराई की परीक्षा होगी। अच्छा काका, आप जैसा कहो। चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घोर अंधेरी रात थी। सारा नगर निश्चिंत होकर सो रहा था। हीराचंद राजमहल में सेंध लगाने के लिए निकल पड़ा। उसी समय नगर का राजा, जो भेष बदलकर घूम रहा था, उसने हीराचंद को देख लिया और पूछा, अरे कौन हो तुम? मैं तो चोर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। हम दोनों एक ही पंथ के पंथी हैं। चलो, अच्छा हुआ एक से भले दो, मुझे बल मिल जाएगा। आज मैं राजमहल में चोरी करने वाला हूँ। अच्छा चलो फिर। दोनों पीछे के रास्ते से राजमहल के पास पहुँच गए। वहाँ पर राजमहल के चौकीदार इत्मीनान से सो रहे थे और खर्राटे भर रहे थे। तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर राजा के पलंग के नीचे
जड़े रत्नों को निकाल कर लाता हूँ। तुम यहाँ पर रहना, अगर कोई गड़बड़ हो तो मुझे सावधान कर देना। यह कहकर हीराचंद अंदर चला गया। वह अपने काम का बहुत ही माहिर था। वह छिपता छिपाता राजा के कमरे में पहुंचा और वहां पर उसके पलंग के नीचे जड़े रत्नों को निकाला। बाहर आकर उसने भेष बदले हुए राजा को चारों रत्न दिखाए और कहा, ये देखो, इसमें 2 तुम्हारे हैं और 2 मैं रख लेता हूँ। यह कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। अगली सुबह ही महल में भगदड़ मच गई कि राजमहल में चोरी हो चुकी है। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाकर देखो क्या क्या सामान चोरी हो गया है। मंत्री बहुत ही बेईमान था। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए राजा की तिजोरी पर भी हाथ साफ कर दिया और सारे हीरे जवाहरात अपने घर पहुंचा दिए। उसके बाद वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपके पलंग के नीचे जड़े चारों रत्न और साथ में पूरी तिजोरी भी खाली है। परंतु राजा जानता था कि चोर ने सिर्फ रत्न ही उड़ाए हैं। फिर भी वह मंत्री की बेईमानी को देखकर चुप ही रहा। इधर हीराचंद उन चारों रत्नों को लेकर सेठ जी के पास पहुंच गया और उन्हें दिखाया। सेठ ने कहा, शाबाश, तुझ में तो बहुत हिम्मत है और सच बोलने के कारण मेरे मन में भी तेरे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। इधर राजा ने सोचा कि चोर सच्चा है और मेरे हिस्से के 2 रत्न भी मुझे देकर गया। हिम्मत वाला और बहादुर भी था। अगर मैं ढिंढोरा पिटवाऊं तो शायद हाजिर हो जाए और नहीं भी, कहा नहीं जा सकता। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस चोर ने चारों रत्न चुराए हैं वह राजा के सामने हाजिर हो जाए तो उसे अवैदान दिया जाएगा, उसकी जान बख्श दी जाएगी। लक्ष्मीचंद सेठ और हीराचंद दोनों रत्नों को लेकर राजा के महल में हाजिर हुए। राजा ने कहा, व्यापारी का बेटा ऐसे काम में लग गया। लक्ष्मीचंद ने जड़ से लेकर चोटी तक सारी कहानी राजा को बताई। बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। तो फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और राजमहल में कितनी चोरी हुई सारी सच झूठ की परख हीराचंद के सामने ही हुई। हीराचंद ने तो सिर्फ 4 रत्न ही चुराए थे, तो तिजोरी कैसे खाली हो गई। राजा ने मंत्री के घर की तलाशी करवाई तो चोरी का सारा माल पकड़ा गया। राजा ने मंत्री से कहा, सारा कुछ तुम निगल गए, ये अच्छा नहीं किया तुमने। उसी समय मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। राजा ने हीराचंद की तरफ देखा और कहा कि बेटा, तुम इतने चतुर और इतने होशियार हो, फिर भी इन कार्यक्रमों में क्यों लगे हो। मेरी मानो, मैं तुम्हें अपने राज खजाने में से एक बड़ा इनाम देता हूँ और इस इनाम की राशि से तुम अपना व्यापार फिर से शुरू करो, अपने पिता का नाम रोशन करो। अब हीराचंद की सारी बुरी आदतें छूट चुकी थी। उसने राजा से मिले हुए धन का उपयोग करते हुए फिर से एक नया व्यापार खड़ा कर दिया और एक इज्जतदार जिंदगी बिताने लगा।